नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रामर और वोकैबुलरी पर आधारित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिक आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एंटीपैथी। यहाँ पर एक वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का यहाँ अपोजिट बताना है और ऑप्शन में दिए गए हैं डिसलाइक, अवॉइडेबल, लाइकिंग, एवर्जन। यहाँ पर चार ऑप्शन में से डिसलाइक, अवॉइडेबल और एवर्जन ये सभी एंटीपैथी के सिनोनिम्स हैं। एंटीपैथी का मतलब होता है वैमनस्यता या घृणा करना, और चाहिए कि आपको इसका अपोजिट, और इसके अपोजिट में आएगा लाइकिंग। सही जवाब यहाँ पर है सी। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स। या एंटोनिम्स के लिए सही पेयर आपको छांटना है। जैसे पहला है एब्सर्ड, इनएडिक्वेट, डल, डिस्पेयर, डीप, हॉलो, स्टैब्लिश, डिमोलिश। एब्सर्ड का मतलब होता है विवेक शून्य और इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। डल का मतलब नीरस होता है, डिस्पेयर निराशा भरा होता है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। डीप का मतलब गहरा होता है और हॉलो का मतलब होता है खोखला, तो ये भी दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है आपका डी, क्योंकि स्टैब्लिश मान होता है स्थापित करना और डिमोलिश मान होता है ढहाना यानी नष्ट करना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्गर इज द अपोजिट ऑफ। वल्गर शब्द का अपोजिट आपको बताना है और ऑप्शन है सिंपल, टेस्टफुल, रिस्ट्रेंड, डोसाइल। वल्गर का मतलब होता है बेहुदा, और इसका मतलब ये भी होता है जो स्वाद में अच्छा ना हो। तो इसका अपोजिट हो जाएगा नंबर बी ऑप्शन में से, जिसका मतलब है टेस्टफुल। बाकी शब्दों के मीनिंग देख लीजिए। सिंपल का मतलब सरल, रिस्ट्रेंड मर्यादित या प्रतिबंधित, डोसाइल विनम्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रावेगेंट इज द अपोजिट ऑफ। एक्स्ट्रावेगेंट का अपोजिट आपको बताना है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अपव्ययी, जो फालतू का खर्चा करता है। और ऑप्शन दिए एलेबरेट, जिसका मतलब होता है विस्तृत या समझदार। फ्रूगल मितव्ययी होता है। अनकोऑपरेटिव जो सहयोग ना करता हो। रिवेंजफुल बदला लेने वाला यानी प्रतिशोधी होता है। तो यहाँ सही आंसर होगा फ्रूगल, क्योंकि फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अपव्ययी, ज़्यादा खर्च करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड एडमोनिश इज। एडमोनिश शब्द का आपको अपोजिट बताना है। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना, और ऑप्शन दिए वार्न, जिसका मतलब चेतावनी देना, प्लेज शपथ, डिटेन रोकना, इनकरेज प्रोत्साहित करना। तो एडमोनिश का यहाँ अपोजिट हो जाएगा डी ऑप्शन में लिखा हुआ इनकरेज, जिसका मतलब प्रोत्साहित करना होता है। अगला क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबंडन इज। एबंडन शब्द का पर्यायवाची बताना है। पहला है डिफ्यूज, जिसका मतलब होता है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हो। और जो क्वेश्चन में दिया एबंडन, जिसका सिनोनिम आपको बताना है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। तो डिफ्यूज इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है, परेशान होता है, उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है डिसडेन। डिसडेन का मतलब घृणा करना होता है, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। डिस्कार्ड, और इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी, डिस्कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सीन। ऑब्सीन शब्द का मीनिंग यहाँ पर नियरेस्ट वर्ड मतलब सिनोनिम बताना है। तो ऑब्सीन का मतलब होता है गंदा या अश्लील, और ऑप्शन दिए गए इनडिसेंट, जिसका मतलब था पोर्नोग्राफिक, मतलब ये अश्लील या गंदा यही होता है, यानी इनडिसेंट ऑप्शन का नियरेस्ट वर्ड यानी सिनोनिम हो जाएगा। बचे हुए शब्दों का मीनिंग देख लीजिए। फ्रॉड, इसका मतलब ठग होता है। अनवांटेड, जो वांछित ना हो, अवांछनीय होता है। इंटिमिडेट, इसका मतलब होता है डराना धमकाना। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिगन इज द सिनोनिम ऑफ। बेनिगन का मतलब होता है दयालु या सज्जन, और चार ऑप्शन दिए हैं। होपफुल आशावान, रेडिएंट मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता या प्रेम प्रदर्शित करने वाले को रेडिएंट कहते हैं। मैलिग्नेंट, इसका मतलब घातक होता है। काइंडली विनम्र होता है। तो सही जवाब यहाँ पर होगा डी ऑप्शन काइंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूबियस इज द सिनोनिम ऑफ, ड्यूबियस शब्द का सिनोनिम आपको बताना है। ड्यूबियस का मतलब होता है संदेहास्पद, डाउटफुल। और ऑप्शन दिए ट्रीचरस, इसका मतलब होता है ठग, धोखा देने वाला, छल करने वाला। डाउटफुल, संदेह करने वाला। तो ड्यूबियस का सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। बचे हुए ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए। डिमोनिक का मतलब होता है जो डेमन से संबंधित हो, यानी दैत्य राक्षस से संबंधित होता है, डिमोनिक कहते हैं। निफेरियस का मतलब होता है जो आपराधिक, अमानवीयता का कार्य करता है, यानी अनैतिक व्यक्ति होता है। सही जवाब यहाँ पर ड्यूबियस का हो जाएगा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ डाउटफुल। नेक्स्ट है ओमिनस इज द सिनोनिम ऑफ, ओमिनस शब्द का पर्यायवाची बताना है। ओमिनस का मतलब होता है अपशकुनी, इल ओमेन, मतलब अपशकुन होता है। तो ऑप्शन दिए गए ल्यूरिंग, जिसका मतलब होता है उकसाना, तो ये ओमिनियस का सिनोनिम नहीं हो सकता है। मैजिकल, जादुई संबंधी होता है, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। थ्रेटनिंग, धमकी भरा, ये इसका ओमिनियस का सिनोनिम हो जाएगा। थ्रेटनिंग जिसका मतलब धमकी भरा, यानी कुछ भी अपशकुन, बुरा चाहने वाला। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक को कहते हैं। नेक्स्ट, चूज द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ 4 शब्द दिए गए, इनमें से वो शब्द आपको बताना है जिसकी स्पेलिंग सही है। और यहाँ शब्द है बिगिनिंग, जिसकी सही स्पेलिंग होती है BEGINNING, यानी सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट, चूज द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ भी आपको वो शब्द बताना है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो इसमें से सही स्पेलिंग होगी सिमेट्रिकल, यानी बी ऑप्शन वाला, SYMMETRICAL। सिमेट्रिकल का मतलब होता है आकार, आकृति आदि की दृष्टि से जिसके 2 अधांश पूर्णतः एक जैसे हों या मेल खाते हों, यानी कह सकते हैं इसको सममित या प्रतिसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। यहाँ पर शब्द 4 लिखे, इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर सही स्पेलिंग है ए ऑप्शन में, फार्मास्यूटिकल, जिसका मतलब फार्मेसी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। यहाँ पर क्लोरोफिल की सही स्पेलिंग आपको बतानी, जो सही ऑप्शन है बी, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। इनमें से नीचे लिखे हुए शब्दों में से करेक्ट स्पेलिंग है एक्यूमुलेट, ए ऑप्शन में। स्पेलिंग आप ध्यान से समझ लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। कोई व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखता है, यानी अपने नज़रिए से उसको देखता है, तो उसको क्या कहते हैं। और ऑप्शन दिए हैं इगोसेंट्रिक, क्यूजोटिक, सैडिस्टिक, कंप्लेसेंट। इगोसेंट्रिक का मतलब था अहंकारपूर्ण, यानी स्वकेंद्रित, घमंडी। तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बचे हुए शब्द का मतलब देखिए, क्विजोटिक का मतलब होता है विलक्षण या कल्पनायुक्त। सैडिस्टिक का मतलब परपीड़क, यानी दूसरे को कष्ट देने वाला। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन में लिखा हुआ इगोसेंट्रिक। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। छोटे रंग बिरंगे झंडों के कलेक्शन को क्या कहते हैं। और ऑप्शन दिए गए ट्रूप, जिसका मतलब होता है मंडली। वॉलपचरी, कामी या वासना युक्त होता है। बंटिंग, ध्वजपट। सही आंसर इसका सी ऑप्शन में लिखा हुआ बंटिंग ही होगा, जिसका मतलब होता है झंडों का कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई। यहाँ पर शोइंग रिस्पेक्ट शब्द का आपको मीनिंग बताना है कि किस शब्द का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा जो दूसरों को सम्मान दिखाने वाला होता है, सम्मान देने वाला होता है। और ऑप्शन दिए गए रिस्पेक्टेबल, इसको कहते हैं सम्मानित, आदरणीय, कोई व्यक्ति जिसका आदर किया जाए। तो शोइंग रिस्पेक्ट ये ऑप्शन उसका मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है रिस्पेक्टफुल, सर्वश्रेष्ठ, सम्मान से भरा हुआ। तो इसका सही आंसर यही वाला होगा। बचे हुए दोनों ऑप्शन का मतलब समझिए। रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित। और रिसेप्शन, जिसका मतलब होता है स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। कई सारे शब्द लिखे, उनकी शुरुआत के कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन सबका एक जैसा हो, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं एजोनेंस, एलिट्रेशन, अपोस्ट्रॉफी, सिमिली। एजोनेंस
स्वर संबंधित उच्चारण में एक जैसे मिलते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। एलिट्रेशन ये अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें कॉन्सोनेंट सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन में अपोस्ट्रोफी, ये भी फिगर ऑफ स्पीच एक है, इसका मतलब संबोधन होता है। सिमिली उपमा अलंकार होता है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड, किसी शब्द का डिक्शनरी यानी डायरेक्ट शब्द वही जो डिक्शनरी में लिखा गया वही मीनिंग अगर बताया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। और इन 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा सी, यानी डिनोटेशन, जो मुख्य अर्थ होता है। एनोटेशन क्या होता है? एनोटेशन होता है किसी शब्द पर टिप्पणी जो की जाती, व्याख्या की जाती, उसको एनोटेशन कहते हैं। कनोटेशन क्या है? कनोटेशन का मतलब ही होता है अर्थ, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ होता है, गहरा अर्थ छिपा हुआ निकाला जाता है। डिग्रेशन होता है टॉपिक से हट करके बात करना, वो डिग्रेशन होता है। तो कोई डायरेक्ट मीनिंग किसी शब्द का एक्सप्लेनेशन मीनिंग नहीं होता है तो उसको कहा जाता है डिनोटेशन। अगला क्वेश्चन, गिव मी द बुक ब्लैंक स्पेस आई गेव यू, यहाँ पर आपको फिलअप करना है कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर फिल हो सकता है। सही जवाब आएगा यहाँ पर ए, जिसका मतलब विच। गिव मी द बुक विच आई गेव यू, मुझे वो किताब दीजिए जो मैंने आपको दी थी। अगला क्वेश्चन, हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज ब्लैंक स्पेस ड्रेस्ड, और ड्रेस्ड यहाँ पर क्या है? ड्रेस्ड वर्ब से बना हुआ एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। और जो वर्ब या एडवर्ब की विशेषता अगर बताता है, वर्ब की या एडवर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता अगर बताता है तो वो होता है एडवर्ब। और एडवर्ब यहाँ पर लिखा है डी ऑप्शन में प्रेटली, तो सही जवाब यहाँ पर होगा प्रेटली, डी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट, पृथ्वी थिएटर इज ब्लैंक स्पेस थिएटर इन मुंबई, पृथ्वी थिएटर मुंबई में सबसे पुराना है, और पुराना के लिए आएगा द ओल्डेस्ट, बी ऑप्शन में लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, द बुके ब्लैंक स्पेस मी 500 रुपीज़, यहाँ पर सब लिखा है कॉस्ट, चारों ऑप्शन में आप इस पर ध्यान दीजिए। कॉस्ट और ये लिखा हुआ कास्ट, CAST और COST, इन दोनों शब्दों को वर्ब के रूप में जब सेकेंड थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं तो इनका यही रहता है, कॉस्ट का कॉस्ट ही रहता है और कास्ट का भी कास्ट रहता है। कास्ट से बनने वाले शब्द हैं टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट और स्वयं एक शब्द कास्ट, ये सभी वर्ब हैं और इनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। इसी प्रकार से कॉस्ट का भी फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। तो ABC तीनों ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि कॉस्टेड लिखा गया है, तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी, कॉस्ट। अगला क्वेश्चन, प्रशांत एंड रवि आर माई, प्रशांत और रवि मेरे क्या है? कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो A और D दोनों ऑप्शन गलत हैं। C ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति 2 हैं, तो यहाँ पर लिखा गया सिर्फ कजिन, तो ये गलत है। सही जवाब होगा यहाँ पर B ऑप्शन, कजिन्स। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज क्लियर दैट ही वांट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स इन द सेंटेंस मीन्स, यहाँ पर सेंटेंस में शब्द आया है, फ्रेज आया है जिसको राउंड अप किया हुआ है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, और इसका आपको मीनिंग बताना है। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है बदला लेना, और यहाँ 4 ऑप्शन में से A ऑप्शन में ऐसा दिखा रहा है जिसमें लिखा है टू हैव हिज रिवेंज, बदला लेना। अगला क्वेश्चन, गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स, गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब आपको बताना है, और गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है घमंड भरी हवाई बातें मारना, जो C ऑप्शन में लिखा है बिहेविंग एरोगेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव ए डिग एट, टू हैव ए डिग एट का मीनिंग बताना है, यहाँ पर B ऑप्शन में लिखा हुआ टू क्रिटिसाइज समवन, क्योंकि हैव ए डिग एट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना या बुराई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब बताना है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, और इसके आधार पर यहाँ पर आ रहा है C ऑप्शन में इर्रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कम टू लाइट मीन्स, टू कम टू लाइट का मतलब बताना है। टू कम टू लाइट का मतलब होता है संज्ञान में आना, लोगों की जानकारी में आ जाना, तो सही ऑप्शन यहाँ होगा वो नंबर C ऑप्शन में लिखा हुआ टू रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम टू शट द शॉप, द पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर दिस सेंटेंस इज, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है इट इज टाइम टू शट द शॉप का पैसिव वॉइस बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में देखने से पहले इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस अलग से बदल के देख लेते हैं। यहाँ पर इट इज टाइम ऐसे लिखा जाएगा, फिर प्रीपोजिशन अपनी तरफ से लगाएंगे फॉर, और जो
शट वर्ब दी गई, इसका ऑब्जेक्ट लिखा है द शॉप, वो फॉर के बाद में लिखेंगे। तो अब तक हुआ सेंटेंस इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। और जो टू शट लिखा है इन्फिनेटिव, इसका पैसिवाइज कर देंगे, हो जाएगा टू बी शट। तो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर है इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, और ये ऑप्शन मिल रहा है आपको डी में, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर। ओपन द डोर का पैसिव वॉइस बनाना है, और इसका पैसिव वॉइस बनता है लेट द डोर बी ओपन, जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु टॉट यू ग्रामर। द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज, इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या बनेगा, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, और सब्जेक्ट बन जाएगा यू भी बना सकते हो, ग्रामर को भी बना सकते हो, दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको देखना होगा। अगर यू को सब्जेक्ट बनाते हो तो सहायक क्रिया लग जाएगी वर, हु वर यू, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और ग्रामर अपने स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहेगा, जिसके आधार पर मिल रहा है सी ऑप्शन, बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर। और दूसरे प्रकार से इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाय हुम ग्रामर को अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो हेल्पिंग में लगाएंगे वाज, बाय हुम वाज ग्रामर टॉट, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रह जाएगा तो उससे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे टू, यानी कंप्लीट हो जाएगा बाय हुम वाज ग्रामर टॉट टू यू। नेक्स्ट, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग विल बी। यहाँ पर इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कौन सा होगा, सेंटेंस है दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, या मेन सेंटेंस ये दे सा हिम, बस इतने का पैसिव वॉइस करना है, यानी ही वाज सीन, और बाय देम करना या ना करना कोई जरूरी नहीं होता है। और ये देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन सही निकल रहा है, ही वाज सीन, बचा हुआ क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, ऐसे रहेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, और बाय देम करना कोई आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस विल बी। यहाँ पर इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब करेंगे तो हिम का कर्ता बना देंगे ही, और सेंटेंस देखिए किस टेंस में है, ऑपरेटेड लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जब करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग और आती है वाज एवर। इन चार ऑप्शन में से पूरा भी टाइम वेस्ट नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि पास्ट टेंस के आधार पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग और यहाँ पर लिखी गई सिर्फ बी ऑप्शन में, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, बाकी पर अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, और इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, आई आस्क्ड हिम, इतना होगा। और सी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर टोल्ड लिखा है, अब इस पर ध्यान नहीं देना है। आई आस्क्ड हिम हो गया। अब इसके बाद ये देखिए कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो इसमें कंजक्शन बनेगा इफ़, या वेदर भी बना सकते हैं, और इफ़ आपको मिल रहा है बी और डी ऑप्शन में, ए ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब आपको सेंटेंस को असर्टिव करना है, असर्टिव करना है यानी यू को चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन का हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और ये मिल रहा है आपको डी ऑप्शन में, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला, ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न, और इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है, प्लीज़ शब्द का प्रयोग किया गया है तो सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, रिक्वेस्ट यहाँ पर 3 ऑप्शन में लिखा गया ए बी सी में, और ऑब्जेक्ट तक तीनों सेंटेंस एक जैसे हैं, ही रिक्वेस्टेड हिम, ये सभी में लिखा है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्लीज़ लगा है तो प्लीज़ तो हट जाता है, वेट जो लिखी इसको इन्फिनेटिव बनाएंगे, और इन्फिनेटिव यहाँ पर सिर्फ सी ऑप्शन में लिखा गया है, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन वाला, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। अगला क्वेश्चन, सी सेड आई बिगिन माई डे विद ए कप ऑफ टी, और इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस में सैड के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता तो सैड को चेंज नहीं करते, तो सैड का सैड ही रहता है। लेकिन डी ऑप्शन में सेज कर दिया तो डी ऑप्शन तो आपका एक कम हो ही गया है, बचे हुए ए बी सी। अब देखिए सी ऑप्शन क्यों कम हो रहा है, सी ऑप्शन में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए सी ऑप्शन खत्म हो गया। बचे हुए ए और बी, इन पर ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन दैट के बाद आई को चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दिया सी, तो दैट के बाद सी लगा दिया, ये सही हो गया। लेकिन ए ऑप्शन में क्या लिख दिया गया, यहाँ पर सेंटेंस हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ए ऑप्शन में कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस 2 टेंस का हो सकता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तब पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है तब पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुँचता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर
गलत है, सही जवाब होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया और इसको डायरेक्ट स्पीच करना है। तो डायरेक्ट स्पीच करने के लिए ऑर्डर्ड को हमने चेंज किया होगा, सेड टू रियल में रहा होगा, तो सेड टू यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा गया है, क्योंकि ए ऑप्शन में ऑर्डर्ड टू लिख दिया गया, सी ऑप्शन में केवल सेड लिखा गया है, और डी ऑप्शन में राम ऑर्डर्ड अर्जुन कर दिया गया, इसलिए सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी, राम सेड टू अर्जुन, और इनवर्ट्स कामा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस लिख दिया गया, गो अवे। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, और इसका भी डायरेक्ट स्पीच बनाना है। सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो सैड का सैड ही रहेगा, और ही सैड फिर कामा इनवर्ट्स कामा शुरू हो जाएगा, जो बी और डी ऑप्शन में ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए बी और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए, क्योंकि इन दोनों में सैड टू मी कर दिया एक में, और एक में दैट कंजक्शन लगा दिया है। इसके बाद आगे देखते हैं, कामा इनवर्ट्स कामा आएगा, फिर क्या लिखा है ही फर्स्ट पर्सन का है, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार आया होगा, और जो रियल में रहा होगा आई, और आई यहाँ पर किस में लिखा है, ए ऑप्शन में, सी और ए ऑप्शन में से सही जवाब मिल रहा है ए ऑप्शन का, यानी आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आपको करेक्ट निगेटिव सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस है, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच, और इसके ऑप्शन देखते हैं, अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस हार्ड यू कैंट विन द मैच। अनलेस का प्रयोग अपने आप में निगेटिव कंजक्शन लिए हुए होता है, निगेटिव सेंस लिए होता है, तो इसके साथ सेंटेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अनलेस के साथ सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, इसके अलावा अन्य किसी टेंस का है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ना तो निगेटिव होना चाहिए, ना प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा अन्य किसी टेंस का होना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि ये निगेटिव है। और सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ विल का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन में कांट के निगेटिव भी लगा दिया, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच। नेक्स्ट, एज सुन एज ही सा द टाइगर ही फ्लेड। एज सुन एज को नो सूनर में बदलते हैं, और फिर इसके बाद में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कामा जहाँ लगा होता है उस जगह पर लगाते हैं देन, तो सही जवाब यहाँ पर होगा सी, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड। नेक्स्ट, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे लिखे गए सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, इसका इंट्रोगेटिव करना है। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के लिए मर जाएगा, यानी एवरीवन को हटाकर लिखा जाता है हु, और हु सिर्फ लिखा गया ए ऑप्शन में, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। दूसरी बात ये भी होता है कि अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, और इसका भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, और उसका जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए, और निगेटिव भी हो जाए और इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। तो इसका बनाएंगे सी ऑप्शन के आधार पर, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है घटिया साहित्य, और ए ऑप्शन क्यों गलत है, शुड वन रीड ट्रैश एंड वेस्ट टाइम, क्या किसी को घटिया साहित्य पढ़ना चाहिए और समय नष्ट करना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन क्यों, वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग ट्रैश इज बैड, बिल्कुल सेंस ही उसका बदल दिया है। और डी ऑप्शन में जो लिखा है इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, इसका भी सेंस ठीक नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि घटिया साहित्य पढ़ने में अपना समय नष्ट करना क्या मूर्खता होती है, यानी वो कहना चाहता है कि घटिया साहित्य पढ़ने में कोई मूर्खता की बात नहीं है। तो सही जवाब यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। अगला क्वेश्चन, आई हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद। ये सेंटेंस दिया गया है पैसिव वॉइस में, और इस सेंटेंस का करना है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हो जाएगी हैव, और इंट्रोगेटिव करना है क्योंकि किसी से प्रश्न पूछना है इसलिए आ जाएगा यू हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद। नेक्स्ट लिटरेरी क्वेश्चन है, मीटर इन पोएट्री मीन। पोएट्री में मीटर शब्द का मतलब क्या होता है, मीटर होता है एक छंद, और जब पोएट्री में मीटर शब्द यूज किया जाता है तो इसका सेंस होता है ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। सिलेबल्स जिसका एक पैटर्न होता है जिसमें पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है बाद में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सेंटेंस लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन में लिखा हुआ अपॉस्ट्रॉफी, ये अपॉस्ट्रॉफी अलंकार है। नेक्स्ट, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटिशन ऑफ एल साउंड इज कॉल्ड, इसी वीडियो में एक जगह आया था अनुप्रास अलंकार, जिसमें बताया था कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन शुरुआत में एक जैसा सभी में मिल रहा हो तो वो कौन सा अलंकार होगा या उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है एलिट्रेशन। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसमें लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक, यहाँ 3 वर्ड आए हैं और इन तीनों शब्दों की शुरुआत में एल कॉन्सोनेंट आया जिसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा रहेगा, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी, एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है, इन 4 ऑप्शन में से देखना है। ऑक्सीमोरन होता है दो अपोजिट क्वालिटीज़ को एक साथ ऐसे यूज करना जैसे कि वो सेम हो, तो इसके आधार पर सही ऑप्शन मिल रहा है ए, पेयर्स कंट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटोनिमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैकबेथ, मैकबेथ प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसमें मेटोनिमी किस जगह पर यूज किया गया है, और यहाँ पर सही जवाब है आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ओ द होल टेबल। टेबल का मतलब यहाँ पर संभ्रांत लोगों से उनके नाइटहुड सिस्टम जो उसने स्थापित कर रहा था उनके साथ में जो लोग बैठे थे उन लोगों को टेबल के रूप में संबोधित किया गया है। तो मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी शब्द को किसी दूसरे वर्ड के रूप में यूज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं पेन इज माइटियर देन सोर्ड, यहाँ पेन का मतलब एक स्कॉलर और सोर्ड का मतलब होता है कोई वॉरियर, तो इस तरह से मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर इस वीडियो में दिखाए गए क्वेश्चंस का आपको PDF कॉपी चाहिए तो आप इस वीडियो के इस कोड को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको इसकी PDF कॉपी भेज दूंगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.